So now we will start today with the next part of hemostasis, hemodynamic disorders, जिसका हमने लेक्चर कल रखा था परसों। आज आगे चलते हैं उसी चीज को लेके, और हमने बात कहाँ तक खत्म की थी? थ्रोम्बाई पे। थ्रोम्बिज्म, आई गेस इट वाज द लास्ट टॉपिक वाज विशो ट्रायड, है ना? तो विशो ट्रायड था। सो लेट अस कंटिन्यू विद दैट पॉइंट। हमने थ्रोम्बस बना दिया था, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हमने देख ली थी, उसमें क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, कौन सी कंजेनिटल डिजीजेस हैं, वो आई गेस हमने सारा देख लिया था, है ना? नाउ आई विल डिवाइड द थ्रोम्बोई इनटू टू टाइप्स। आज हम उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक थ्रोम्बस होता है वेनस थ्रोम्बोसिस, ये यानी कि ये थ्रोम्बाई जो है ये वेन्स में बनेंगे। इनके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो सकती है। एक है वेनस और एक क्या होंगे? ऑब्वियसली आर्टीरियल। ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए, वेनस एंड आर्टीरियल। सो वेनस वाले कैसे प्रेजेंट करेंगे? दे विल प्रेजेंट विद कंजेशन। कंजेशन के साथ प्रेजेंट करेंगे कि जिस एरिया का वेनस ड्रेनेज हो रहा होगा, अगर उसके अंदर कंप्लीट ओक्लूजन आ जाएगी तो एरिया कंजेस्ट हो जाएगा, डार्क ब्लू हो जाएगा, डस्की हो जाएगा। अलबत्ता थ्रोम्बो एम्बोलिज्म वाले इस्कीमिया की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? इस्कीमिया या हाइपोक्सिया, देखो आर्टरी ब्लड लेके जा रही है, आर्टरी ब्लड लेके जा रही है, तो अगर उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाएगा तो जिस टिश्यू को वो सप्लाई कर रही होगी ब्लड, वो एरिया डेड हो जाएगा, या उसको ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। अलबत्ता वेन्स ब्लड को ड्रेन कर रही हैं। वेन्स चूंकि ब्लड को ड्रेन कर रही हैं, तो अगर उसके अंदर ब्लॉकेज होगी तो कैपिलरी लेवल पे कंजेशन हो जाएगी, पुलिंग ऑफ ब्लड होगी। अब ये तो मेजर सा एक डिफरेंस है। अब इसके अंदर इसकी कॉमनेस्ट लोकेशन पूछी जाती है। व्हाट इज द कॉमनेस्ट लोकेशन फॉर वेनस थ्रोम्बाई? कैन एनीवन टेल मी? एनीवन? सर वो डीबीटी की जो लास्ट टाइम बात हुई थी, एक तो वेन्स में वो आ जाएगा। यस, बिल्कुल वही आएगा। द डीप वेन्स ऑफ द लेग, डीप वेन्स। ओहो सॉरी, लिखा नहीं जा रहा। सो इसकी जो कॉमनेस्ट लोकेशन है, इट इज डीप वेन्स ऑफ द लेग, और वो डीवीटी के थ्रू प्रेजेंट करेगा। इसकी कॉमनेस्ट लोकेशन कौन बताएगा? इसके अंदर कोई क्लियर? हाँ हाँ, कैरोटिड्स, द कैरोटिड आर्टरीज। कॉमन या इंटरनल एक्सटर्नल के कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन कॉमन के लेवल पे एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। जो डिफरेंसेस हैं वो कॉजेज में डिफरेंस आता है। कॉज क्या है इसकी? मेजर कॉज क्या है? जो विशो ट्रायड में हमने 3 एलिमेंट्स देखे थे, याद रखिएगा, हाइपर कोगुलेबल स्टेट दोनों में इफेक्टिव है। हाइपर कोगुलेबल स्टेट्स वेनस थ्रोम्बाई को भी कॉज करवाता है और आर्टीरियल थ्रोम्बाई को भी कॉज करवाता है। अलबत्ता वेन्स में इमोबिलाइजेशन, जिसे क्या कह सकते हैं, इमोबिलिटी इज द मेजर फैक्टर, या ग्रेविटी की वजह से पूलिंग ऑफ द ब्लड ज्यादा बड़ा फैक्टर है, क्योंकि वो वेन्स में पूल हो जाता है और वहीं पे थ्रोम्बस बन जाता है। हाउएवर मेजर कॉज की बात कर रहा हूँ, और इसके अंदर जो मेजर कॉज है, वरना तो देखो विशो ट्रायड की वजह से कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर जो मेजर कॉज होती है वो रफनेस ऑफ द एंडोथेलियम होता है, जिसमें टॉप ऑफ द रैंक एथेरोस्क्लेरोसिस है, एथेरोस्क्लेरोसिस। सो इज मेजर कॉज। वरना देखें डिरेंज ब्लड फ्लो उसके अंदर भी आएगा, इसके अंदर भी आएगा, वॉल की रफनेस उसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी, लेकिन मेजॉरिटी, क्योंकि देखें कैरोटिड्स में जो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है वो एथेरोस्क्लेरोटिक होता है। जो वेन्स ऑफ द लेग्स में होता है वो यूजुअली इमोबिलिटी एंड पुलिंग ऑफ ब्लड की वजह से होता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो खराब हो जाता है, कि वो नॉर्मल लैमिनर ब्लड फ्लो नहीं होता बल्कि स्टेसिस सा होने लग जाता है, जिसकी वजह से होता है। अब ये तो हो गई सिंपल सिंपल सी बातें। अब इसके अंदर हम एक और छोटा सा टॉपिक देखते हैं, वो है फेट्स ऑफ थ्रोम्बाई। हाउ कैन अ थ्रोम्बस एंड, या किस तरह से ये खत्म होगा? फेट ऑफ थ्रोम्बोसिस। व्हाट इज द फेट ऑफ थ्रोम्बोसिस? कोई मुझे बताना चाहे? सर या तो डाइसोल्यूशन हो जाती है या फिर वो डिसलॉज कर जाता है। वेरी गुड। सबसे पहला अच्छी बात पहले करते हैं हम। चलें पहले अच्छी बात कर लेते हैं, डाइसोल्यूशन। व्हाट इज डाइसोल्यूशन? DISSOLUTION। व्हाट इज डाइसोल्यूशन? कि वो जो थ्रोम्बस था वो बॉडी की फिब्रिनोलिटिक एक्टिविटी के थ्रू, जो कि प्लाज्मिन के थ्रू होती है बेसिकली,
रिमूव हो गया और वेसल दोबारा खुल गई। इट इज वेरी सिंपल। फिर थ्रोम्बोसिस हुआ था, पेशेंट को शायद पता भी ना चला और वो ठीक हो जाए। एक तो ये हो गया। फिर ये दूसरा है, वो भी हम अच्छे वाले इवेंट को देख लेते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिकैनालाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि वो जो थ्रोम्बस था ना, जिसने आर्टरी को कंप्लीटली ऑक्लूड किया, तो उसके अंदर छोटे छोटे से सुराख बनेंगे और हल्का फुल्का ब्लड फ्लो चल पड़ेगा। तो बेसिकली ऑर्गेनाइज हो गया, बट वो जो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन थी वो ना हुई, दरमियान में से 2-3 छोटे छोटे पिट होल्स बन गए जिनके थ्रू ब्लड फ्लो कर गया। इसकी वजह से आखिर में ब्लड जो टारगेट ऑर्गन को जाना था वो पहुंचता रहा, या अगर वेन्स से ड्रेनेज था तो वो भी ड्रेनेज किसी ना किसी हद तक होता रहा, तो कोई बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। डायसोल्यूशन में तो कंप्लीट रिग्रेशन है। नंबर 3 अब खतरनाक है दो। एक है प्रोपगेशन। अब मैं अक्सर एक यहाँ पे ना आके एक सवाल करता होता हूँ बच्चों से, क्या वो किसी भी ईयर के हों, डॉक्टर्स हों, व्हाटएवर, जहाँ बड़े हों छोटे हों, मैं सबसे एक सवाल करता हूँ, आपका क्या ख्याल है थ्रोम्बस का साइज कितना होता होगा? कोई मुझे बता सकता है कि हाउ मच शुड अ थ्रोम्बस बी? माइक्रो मिलीमीटर में। जी जी, माइक्रो मिलीमीटर में। माइक्रो मिलीमीटर, सो वेरी स्मॉल। हाँ जी, सर एनीवन? वेसल के डायमीटर में जितना जितना वेसल का डायमीटर है उतना। लेंथ में कितना हो सकता है? जो आम कंसेप्ट लिया जाता है ना, वो ये लिया जाता है कि एक बड़ी सारी वेसल चल रही है तो उसके दरमियान में कहीं पे क्लॉट होगा छोटा सा। नो डाउट माइक्रो थ्रोम्बाई इसी तरह होते हैं, लेकिन थ्रोम्बस कैन बी सो लार्ज, बिलीव मी इट कैन बी सो लार्ज। मैंने अपनी जिंदगी का जो सबसे लंबा थ्रोम्बस निकाला है इसको हम निकालते हैं, कैथेटर होता है जिसे हम, बेशक मैं वैस्कुलर सर्जन नहीं हूँ, मैं जनरल सर्जन, लेकिन ट्रॉमा में या इमरजेंसी सिचुएशंस में कुछ लोग एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया के साथ आ जाते हैं आर्टीरियल थ्रोम्बाई की वजह से यूजुअली। तो उसके अंदर मैंने अपनी जो जिंदगी का सबसे लंबा थ्रोम्बस देखा था, इट वाज समथिंग लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द फुट एक्सटेंडिंग टू द फेमोरल। इतना लंबा, मेरी शायद स्क्रीन छोटी है, इट कैन बी 2 to 3 फीट लॉन्ग, मैंने देखा हुआ है वो इतना लंबा सारा। उसके अंदर ये होता है कि ना प्रोपगेट तो करता है। ब्लड सप्लाई कैसे मेंटेन रहती है? ब्लड सप्लाई नहीं है मेंटेन, तो मरीज हमारे पास आया ना, वो पेनफुल इस्कीमिक लिम्ब के साथ आया, एक्यूट आर्टीरियल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के साथ आया। ठीक अच्छा है, मैं आपको बताता हूँ उसमें होता पता है क्या है। अगर एक आर्टरी चल रही है ना, ये एक आर्टरी है जो नीचे फुट की तरफ जा रही है, अब उसके इस लेवल पे आके ब्लॉकेज हो गई, थ्रोम्बस यहाँ पे बन गया है, तो इसके पीछे जितना भी ब्लड आएगा वो सेडिमेंट करके लंबा होता जाएगा। जस्ट लाइक इसके ऊपर आप कुछ चीज डालते जाए, अगर इसके अंदर एक कैविटी है, एक ट्यूब है, एक ब्लड वेसल है ना, वो तो कैविटेटेड है, तो इसके ऊपर ब्लड सेल्स सेगमेंट करते जाएंगे, सेडिमेंट करते जाएंगे। समझ आई बेटे बात? थ्रोम्बस में Yes, बिकम sir. वेरी लार्ज एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज प्रोपगेशन। अब इसके अंदर एक चीज याद रखने वाली है, एक चीज बड़ी जबरदस्त है याद रखने वाली, कि आर्टीरियल थ्रोम्बाई प्रोग्रेस प्रोपगेट टुवर्ड्स द हार्ट, वेनस अवे फ्रॉम द हार्ट। ये क्या बात हुई? ये समझ आई है? हाँ नहीं आई? ये एक वेन है, उसी तरह कल वाला फिगर जैसे हमने बनाया था, ये एक ऑर्गन है जैसे वेनस ड्रेनेज है, और ये हमारे पास एक आर्टरी आ गई जिसको ब्लड सप्लाई कर रही है। अब यहां पे हम एक और ऑर्गन बनाते हैं, या यूं एक आर्टरी को हम यूं ले आते हैं, ये यहां पे जो नीचे जो चीज लगी हुई है वो क्या है? द हार्ट। द हार्ट इज पंपिंग ब्लड इन द आर्टरी एंड द हार्ट इज रिसीविंग द ब्लड बैक थ्रू द वेन। हम एक सिंपल सा सर्किट बना लेते, इसके हम लंग्स शंग्स को नहीं डालते, ठीक है? तो ये एक कनेक्शन बन गया सिंपल सा, आर्टरी में जा रहा है और वेन से आ रहा है वापस, ठीक है ना? ये डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो है, ऐसे ऐसे। अब यूं, अब मैं कहता हूं कि यहां पे एक थ्रोम्बस बन गया इस जगह पे। अब ये थ्रोम्बस बन गया तो क्या ये ऑर्गन डैमेज होने का खतरा होगा? क्योंकि ये आर्टरी में हुआ, इसीलिए मैंने क्या कहा, रिजल्ट इस्कीमिया हो सकता है। अब जब इसके ऊपर ब्लड आएगा तो इसके ऊपर जो ब्लड सेल्स सेडिमेंट करेंगे वो किस तरफ करेंगे? बैक टुवर्ड्स द हार्ट करेंगे, टुवर्ड्स द हार्ट करेंगे क्योंकि ना, वो ऊपर से ऊपर लेयर्स बनती जाएंगी। तो आर्टीरियल थ्रोम्बाई बेसिकली सेडिमेंट और प्रोपगेट टुवर्ड्स द हार्ट। अब कन्वर्स केस देख लें आप, रिवर्स केस देख लें, अब इसमें देख लें, अब जो वेनस थ्रोम्बाई है, फर्ज करें वो यहाँ पे ब्लॉकेज कर रहा है,
अब इसमें कहां पे सेडिमेंटेशन होगी? टुवर्ड्स द ऑर्गन, अवे फ्रॉम द हार्ट, पीछे की तरफ, ऑर्गन की तरफ। डिड यू गेट माय पॉइंट? इसमें प्रोपगेशन किस तरफ होगी? इस तरफ। इसमें प्रोपगेशन होगी इस तरफ, यानी कि आर्टेरियल थ्रोम्बाई में प्रोपगेशन होगी टुवर्ड्स द हार्ट, वेनस थ्रोम्बाई में प्रोपगेशन होगी अवे फ्रॉम द हार्ट। गेट इट? गॉट इट? नो सर। हाँ, क्यों? व्हाई इट्स सो सिंपल। ओके, देखो ब्लड फ्लो का डायरेक्शन देखें। ब्लड फ्लो का डायरेक्शन इस सर्कल में चल रहा है ऐसे। वो जब यस सर। रेड डॉट मैंने डाला जहां पे आर्टेरियल ब्लॉकेज हो गया, तो इसके अंदर यहां से जो ब्लड आ रहा है वो इसके ऊपर जमा होता जाएगा ना, तो वो यूं लंबा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, हार्ट की तरफ बढ़ता जाएगा। हाँ जी ठीक है, समझ आ। और यहाँ वाला इस तरफ बढ़ेगा, तो ये अवे फ्रॉम द हार्ट है, ये टुवर्ड्स द ऑर्गन है, ये अवे फ्रॉम द ऑर्गन एंड टुवर्ड्स द हार्ट है। ठीक हो गया ना? नाउ ये तो हो गई सिंपल बात। नाउ द फोर्थ फेट, which is again yet the most important one and the most dangerous one. What is that? इसको मैं हाईलाइट करके लिखना चाहूंगा, एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म या एम्बोलाइजेशन, जो भी वर्ड आप यूज कर लें। Now what is an embolus? A moving thrombus is known as an embolus. A moving thrombus is known as an एम्बोलिज्म। एम्बुलस। अगर थ्रोम्बस अपनी जगह से टूट जाए और वो मूव करना शुरू हो जाए, इट कैन बी वेरी 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 डेंजरस। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, यहाँ पे वेनस थ्रोम्बस को ना फ्लीबोथ्रोम्बोसिस भी कहते हैं। फ्लीबोथ्रोम्बोसिस, वेनस वेन्स के अंदर जब थ्रोम्बस बनता है उसे कहते हैं फ्लीबो, PHLEBO, फ्लीबोथ्रोम्बोसिस। और थ्रोम्बस की वजह से वेन की वॉल में जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसे कहते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। दो लफ्ज हैं उल्टे। फ्लीबोथ्रोम्बोसिस, इट्स जस्ट अ थ्रोम्बस इन द वेन। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, इट्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन ड्यू टू अ थ्रोम्बस। याद रखिएगा ये बात। अब आ जाएं एम्बोलिज्म पे। नाउ द नेक्स्ट ब्यूटीफुल टॉपिक, ब्यूटीफुल मतलब कहने का मकसद है कि बड़ा मजे का टॉपिक है। नो हाउ इट्स अ वेरी डेंजरस वन। अब अगेन ना इसके अंदर मैं आप लोगों को अभी ऐड कर दूं एक बात, एक चीज अभी ऐड कर दूं इसी स्क्रीन के मुताबिक। ये जो मैंने यहाँ पे कैरोटिड आर्टरीज लिखा है ना, इट इज अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट ऑफ मेडिसिन। ठीक है, रॉबिन्स यहाँ पे कैरोटिड नहीं लिखता, मोस्ट कॉमन वो लिखता है मुरल थ्रोम्बाई ऑफ द हार्ट, वो भी खसूसन माइट्रल वॉल्व की सुपीरियर सरफेस पे लेफ्ट हार्ट के थ्रोम्बाई। बहरहाल ये इसको आप को मैं आखिर में इसको दोबारा डिटेल में बता दूंगा कि आपने किसको टिक करना है, किसको चूज करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं एम्बोलिज्म पे। नाउ अ मूविंग थ्रोम्बस इज एन एम्बोलस। अब इसके अंदर पहला एम्बोलिज्म देखते हैं हम। द फर्स्ट एम्बोलिज्म, इट इज द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट वन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। डू यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड? पल्मोनरी एम्बोलिज्म, देखो एक एम्बोलिज्म आया, एक एम्बुलस आया, 0.2% इंसिडेंस है इसका हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में। 0.2%, 0.2% का मतलब है कि तकरीबन हर 10,000 में से दो, हर 10,000 में से दो मरीज को होगा। तो ये एक बड़ा वैल्यू है। और ये दीज आर वन ऑफ द केसेस जिसके अंदर डॉक्टर्स में या हॉस्पिटल स्टाफ और अटेंडेंट्स में यूजुअली क्लैश हो जाता है कि यार अभी तो ये ठीक था, ये कैसे मर गया, बिकॉज दे कैन बी वेरी डेंजरस। ठीक है, अब मैं अब आपको समझाता हूं होता क्या है इसके अंदर। पहली तो बात ये याद रखिएगा, दे अराइज फ्रॉम वेयर, ये कहां से अराइज होते हैं? कैन एनीवन टेल मी? दे अराइज फ्रॉम डीप वेन्स ऑफ द लेग, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। देखो लेग के अंदर थ्रोम्बस था, वहां से थ्रोम्बस टूट के एम्बुलस बन के मूव करना शुरू हो गया, टुवर्ड्स द हार्ट आएगा, इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में पहुंच जाएगा। अब ये अपनी पूरी जर्नी में ये छोटी से बड़ी वेन में जाता जाएगा, जिसकी वजह से फंसेगा नहीं। इसको मुझे थोड़ा सा बनाना पड़ेगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाए। आई विल लाइक टू ड्रॉ इट। देखो एक हम ना स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन बना लेते हैं। फर्ज करें ये एक वेन है जो कि लोअर लिम्ब से टुवर्ड्स द हार्ट आ रही है। ठीक है, और हार्ट में इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ये राइट एट्रियम में घुस गई।
और हार्ट यहाँ पे ऊपर सुपीरियर वेना केवा आ गया। हार्ट के अंदर एक वॉल्व आ जाएगा, यहाँ पे कौन सा वॉल्व होगा, राइट एट्रियम और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के दरमियान में पल्मोनरी, और फिर यहाँ से एक आउटलेट वॉल्व होगा जो कि किस में जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक में। अब मैं इसको बना लेता हूँ पूरा करके। वो क्या हुआ कि सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा दे एंडेड इन अ चैम्बर ऑफ द हार्ट व्हिच वाज द राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम से क्या निकल आया, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल का जो आउटफ्लो है वो पल्मोनरी ट्रंक है, ऐसे ही है ना। और इसको मैं ब्लू में क्यों बना रहा हूं, कोई बता सकता है मैं इसको ब्लू में क्यों बना रहा हूं? डीऑक्सीजनेटेड। क्योंकि ये सारा ब्लड डीऑक्सीनेटेड है भाई, ऑब्वियसली। अब देखो, अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी ये लंग्स में जाएगी, ये 2 से 3 में डिवाइड करेगी, जो छोटी होती जाएंगी, ऐसे ही है ना, और लंग्स को सप्लाई कर रही होंगी, और ये आगे से आगे छोटी होती जाएंगी। अब फर्ज करें जो थ्रोम्बस था जनाब वो इस लेवल का था, यहाँ पे था थ्रोम्बस। अब जब ये टूटा, इसने किस तरफ चलना है, टुवर्ड्स द हार्ट ही जाना है ना। ये किधर को जाएगा, इधर, राइट एट्रियम। इधर से इधर, इधर से इधर आ जाएगा। कहीं पे फंसने की चांसेस हैं इसके? नो। व्हाई? बिकॉज जैसे जैसे हम टुवर्ड्स द हार्ट आए, जो चैम्बर एरिया इंक्रीज था हो वो गया। बड़ा होता गया, वो छोटा था। और जब ये इधर आएगा, अब फर्ज करें ये इधर से इस तरफ चला गया, या चलें इस तरफ कर देते हैं, तो इसके साइज के हिसाब से तकरीबन तकरीबन ये यहां पे आगे फंसेगा, फंस गया। अब लेफ्ट लंग को क्या होगा, क्या होगा लेफ्ट लंग को? सर्कुलेशन फेलियर, सर्कुलेटरी फेलियर। और अगर खुदा ना खास्ता ये थ्रोम्बस का साइज इतना बड़ा था कि उसने ब्लॉकेज कर दी अगर इधर, फिर क्या होगा? सडन डेथ है, कंप्लीट पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन है। समझ आई ना बात की? अगर इस लेवल पे हो जाता फिर तो बहुत ही खतरनाक है। हाँ, अगर आगे होता है तो डेफिनेटली इट कैन बी लेस डेंजरस। इसे कहते हैं पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, जो कि अराइज कहां से कर रहा है, कहां से कर रहा है? सर ये हमेशा डीवीटी से अरेंज अराइज करेगा? होने को ये किसी भी वेन से हो सकता है जवेरिया, बट द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इज डीवीटी, क्योंकि और वेन्स में कभी हमने, अगर मैं अपनी जिंदगी की बात करूं, बेशक मैं कोई बुढ़ा बाबा है, प्रोफेसर या बड़ा कोई जबरदस्त एक्सपीरियंस वाला बंदा नहीं हूंगा, मैंने भी एक लिमिटेड मरीज देखे, मैंने वेनस थ्रोम्बस अभी तक शायद ही कहीं और देखे हो, अपर लिम में तो कभी भी नहीं देखा, यूजुअली होते ही लोअर लिम में। ठीक है, अब इसके अंदर चंद देख पाते हैं जो एमसीक्यूज के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो क्या कर दी, 95% अराइज फ्रॉम डीवीटी, 95%। ठीक है, और डिपेंडिंग ऑन द साइज ये ब्लॉक करेंगे पल्मोनरी ट्री को। अगली चीज, सिक्सटी टू 80% दे आर साइलेंट। 60 to 80% क्यों साइलेंट है? क्योंकि यूजुअली ये इतने छोटे होते हैं, ये किसी छोटी सी आर्टरी को जाके पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक करते हैं, और उसके ब्लॉकेज से कोई खास मरीज को फर्क नहीं पड़ता, तो जहां पे कोई मसला नहीं होता। ठीक है, और एक छोटा सा एरिया डैमेज करते हैं जिसकी वजह से मरीज की तबीयत पे, मरीज की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। और अगर ये बहुत बड़े हों और ये यहां पे ब्लॉकेज कर दे, जैसे मैंने ये बनाया है आपके सामने, अगर फर्ज करें ये बहुत बड़ा है और इसने कहां पे ब्लॉकेज कर दिया, यहां पे, व्हाट विल बी द प्रेजेंटेशन? इसे कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर या कॉर पल्मोनेल। कॉर पल्मोनेल का नाम समझते हैं आप लोग? सॉरी, लेफ्ट नहीं, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, सॉरी, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, कि राइट वेंट्रिकल आगे ब्लड को पंप ही नहीं कर पाएगा, फेल हो जाएगा, और राइट आगे ब्लड नहीं देगा, ना लंग्स को जाएगा, ना ऑक्सीजनेट होगा, ना लेफ्ट को पहुंच जाएगा, विद इन सेकंड्स द पेशेंट विल डाई, क्योंकि बॉडी को ब्लड सप्लाई पूरी नहीं हुई, एंड इट रिजल्ट्स इन सडन डेथ। कोर पल्मोनेल अगर हो जाए, अगर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाए, और ये याद रखिएगा ये किस कंडीशन में होता है,
जब जो थ्रोम्बस हो या जो एम्बुलस हो वो इतना बड़ा हो जब वो 60% से ज्यादा पल्मोनरी ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हो। 60% पल्मोनरी ब्लड फ्लो अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा हो तो इट विल रिजल्ट इन राइट हार्ट फेलियर, जिसे हम कोर पल्मोनल कहते हैं। ठीक हो गया। और एक और बात, those who have had an history of one pulmonary embolism are again at a risk of very high risk कि उनको दोबारा होगा। और जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनके अंदर से कोई मसला चल रहा था जो हमने कल वेशो ट्रायड में देखे थे, उसमें से कोई पेशेंट को मसला है तो उसको लाइफ लॉन्ग थेरेपी पे रहना पड़ेगा। और वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के लिए जो थेरेपी है, ये फार्मा का पॉइंट है, कौन सी है? एंटीप्लेटलेट है या एंटीकोगुलेंट है या थ्रोम्बोलिटिक है? तीन डिफरेंट लफ्ज हैं ये। थ्रोम्बोलिटिक्स है। ओके ओके, एनीवन एल्स? और देखें, वेनस थ्रोम्बोसिस के लिए एंटीकोगुलेंट थेरेपी है। अगर वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में कन्वर्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली थ्रोम्बोलिटिक रिक्वायर हो सकती है। इधर जो ट्रीटमेंट है वो हेपरिन और वॉरफ्रिन से है। किससे है? वॉरफ्रिन ओरल देंगे जिसको थर्ड ओवरलैप करेंगे हेपरिन के साथ। आप लोगों ने कभी हेपरिनाइज किया पेशेंट को? जी सर, एमआई में, एमआई में भी करते हैं। नॉन एसटीएमआई। हाँ जी। तो ये इंशाल्लाह मैं फार्मा में ही जाऊंगा, इस पे मैं इसके अंदर नहीं घुसना चाह रहा। बस ये याद रखिएगा कि वॉरफ्रिन एंड हेपरिन, दीज टू ड्रग्स आर द मेजर ड्रग्स which belong to the class of anticoagulants। वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में जो मेजर ड्रग ऑफ चॉइस हैं वो एंटीकोगुलेंट्स हैं। और इसके अलावा कोई और भी काम कर सकते हैं, लेकिन एक बंदा है उसको सारी जिंदगी आपने हेपरिन पे डाल दिया, उसका आप पीटी जो है वो मेजर कर रहे हैं, बल्कि एपीटीटी हेपरिन के लिए एपीटीटी मेजर कर रहे हैं, आईएनआर उसका 2.5 पे मेंटेन किया हुआ है, अब वो ब्लीड करने लग गया। कोई और भी हल हो सकता है इसके अंदर ना। एक और सर्जिकल ऑप्शन होती है, उसे कहते हैं इंफीरियर वेना केबल फिल्टर्स। तारों का एक मैश सा बना होता है इस तरह का, छतरी सी ऐसी सी ना, जैसे कि वो वेना केवा के अंदर फिल्टर लगा देते हैं इस शक्ल का। और वो जो नीचे से जो ब्लड होता है ना, जस्ट लाइक आप वो जो चाय डालते हैं ना कप में, तो वो उसको क्या कहते हैं यार, वो जिसमें छाननी सी जो होती है, जिसमें से पत्ती ऊपर रह जाती है, चाय नीचे जल जाती है, हाँ, उस तरह की एक फिल्टर आप लगा देंगे इंफीरियर वेना केवा में, जिसकी वजह से फिल्टर्ड ब्लड आगे जाएगा और थ्रोम्बस जो है वो फंसते रहेंगे इधर। इंफीरियर वेना केबल फिल्टर्स भी इसमें लगते हैं। तो ये हो गया पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब मैं कलर बदलता हूं और अगली जो चीजें जिसमें भी लिखूंगा वो मैं लिखूंगा सिस्टेमिक एम्बोलिज्म। देखो, सिस्टेमिक को हम आर्टीरियल भी कह सकते हैं। जो दूसरा, अब इसके इंसिडेंसेस और परसेंटेजेस लिख ली है ना आप लोगों ने? सर इसका ट्रीटमेंट क्या बताया आपने? मैंने बताया एंटीकोगुलेंट थेरेपी। एंटीकोगुलेंट थेरेपी से डीवीटी नहीं होती, ठीक है? अब सिस्टेमिक एम्बोलिज्म के लिए ना अब हमें यही फिगर डिफरेंट बनाना पड़ेगा, और इसको भी मैं थोड़ा सा डिटेल में बनाऊंगा, क्योंकि ये आप लोगों को समझाने के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि आप लोगों ने इस एरिया की एनाटॉमी बहुत अच्छी नहीं पढ़ी हुई होती। देखें जी, अब ये हो गया लेफ्ट आर्ट एट्रिया से क्या निकलना है? लेफ्ट वेंट्रिकल से ये थोड़ा सा मुझे इसको बनाना पड़ेगा। ये फिगर आप लोगों के लिए देखा है। ये क्या बना रहा हूं मैं? it may not be very fine and neat, never mind, I'm just making it to explain that's all। बहुत ज्यादा मुझे इसके अंदर खूबसूरतियां नहीं बनानी। इसको आप लेबल तो कर ही सकते हैं। I guess you people are so good। जी, ये क्या हो गया? ये लेफ्ट हार्ट हो गया, आर्च ऑफ एओर्टा हो गया, एनडीटीसी। अब जो रॉबिन्स लिखती है कि जो सिस्टेमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म्स होते हैं उनमें से 80% अराइज इन द लेफ्ट हार्ट, जिन्हें
इंट्राकार्डिक कहते हैं, और उसके अंदर भी जो सबसे कॉमन लोकेशन वो लिखती है सुपीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, जो कि माइट्रल वॉल्व है। अब यहां से ये निकला थ्रोम्बस, अब यहाँ पे थ्रोम्बाई बना, ये यूजुअली माइट्रल रिगर्ज और माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से बनता है, जिसके अंदर सर्कुलेशन का पैटर्न एब्नॉर्मल हो जाता है, लैमिनर से टर्बुलेंट हो जाता है। अब यहाँ पे भी देखें, सिंपल है बेटे, वही बात है कि ब्लड फ्लो कैसे होगा, यू ऑल नो इट, मुझे नहीं पता लगता कि आपको बताने की जरूरत है। यहाँ से यूं आएगा, यहाँ से यूं जाएगा, लेकिन उसने तो आगे एक ही जगह पहुंचना था। अब ये यहाँ से यूं भी जा सकता है, ये राइट कोरोनरी आर्टरी बना दी मैंने, यहां से ये अपर लिम्ब में भी जा सकता है, यहां से ये कैरोटिड्स के थ्रू, मेजरली इंटरनल के थ्रू, क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं ना, आगे आगे जाके एक्सटर्नल जो है वो थोड़ी सी आगे को करके निकलती है, एक्सटर्नल में थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के एम्बोलाई के फंसने के चांसेस कम होते हैं, इंटरनल के थ्रू सीधा चला जाता है ऊपर ब्रेन की तरफ, या इवन नीचे आके एसएमए के अंदर जाता है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में। किसमें? सुपीरियर, ये एओर्टा हम यूं बना लेते हैं, ये एओर्टा जो है ना, जब ये नीचे जाता है एब्डोमेन में, तो ये 3 ब्रांचेस देता है एंटीरियर, जो कि विसरल होती हैं, 3 एंटीरियर विसरल ब्रांचेस होती हैं, सेलिक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, फिर ये बाइफरकेट कर जाता है 2 में, जो कि कॉमन आइलिक्स हैं। इस एरिया में भी हम आएंगे इंशाल्लाह, ये बड़ी खच है, बल्कि इट्स नॉट डिफिकल्ट, इन फैक्ट आई शुड नॉट से सच वर्ड्स कि आप लोग का लूज ना हो। अब यहाँ पे एक इसकी आर्टरी होती है, बिल्कुल आगे को निकल रही होती है इस लेवल पे, L1 वर्टिब्रा के लेवल पे, उसका नाम है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। अब जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है वो मिड गट को ब्लड सप्लाई करती है, और मिड गट की जो लिमिटेशंस है वो मैंने आपको पहले बताई हुई है, मैं उसमें नहीं जा रहा। अब देखें, अब ये थ्रोम्बस, खुद सोचिए ये कहाँ कहाँ जा सकता है। अगर ये थ्रोम्बस इधर आया और इसने इस आर्टरी को ब्लॉक कर दिया तो MI हो जाएगा, इधर से अपर लिम्ब में चला गया तो अपर लिम्ब का इस्कीमिया हो जाएगा, इधर से हेड एंड नेक या ब्रेन को चला गया तो सेरेब्रल इंफार्क्ट हो जाएगा, इधर से सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में आ गया तो गट इस्कीमिया हो जाएगा। मतलब एनी सिस्टम ऑफ द बॉडी कैन बी इन्वॉल्व्ड। ठीक है, समझ आई बात की? तो जो सिस्टेमिक एम्बोलिज्म होते हैं वो आर्टीरियल एम्बोलाई हैं, जो कि किसी भी ऑर्गन को, जो इस एरिया को वो आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही होगी, उसमें जाके ब्लॉकेज करेंगे और वो एरिया डैमेज हो जाएगा। समझ आ गई बात की? ओके, आर यू क्लियर? अब इसकी जो सबसे कॉमन साइट्स हैं कि ये सिस्टेमिक एम्बोलिज्म कहां पे लॉन्च करता है, अगेन अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स 75% इन द लोअर लिम्स, 75% कहां जाएगा, यहां से यूं चला जाएगा लोअर लिम्स में, 10% टू द ब्रेन, जिससे स्ट्रोक हो जाएगा, और बाकी जो है वो चले जाएंगे हार्ट में, अपर लिम्ब में, एंड सुपीरियर मेसेंटेरिक इस्कीमिया, जिसे आप गट कह सकते हैं, गट की ब्लड सप्लाई में। अब इधर ना 2 बातें याद रखने वाली हैं, जो जहां तक मैं समझ सका हूं एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अव्वल तो हमारे यहाँ एमसीक्यूज के अंदर जो पॉइंट्स है वो नॉलेज को असेस नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि जी फलानी किताब में यूं लिखा हुआ है तो ये इसने आंसर ये क्यों नहीं दिया। अगेन, जो मैं जिस हद तक इस टॉपिक के अंदर समझ सका हूं इस बात को, मैंने सर्जरी की किताबें सारी पढ़ी हुई हैं, सारा कुछ पढ़ के मेडिसिन के बाद, पैथो के बाद, कि जो आर्टीरियल या सिस्टेमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की मेजर साइट यही है जो रॉबिन्स ने लिखी है। लेकिन आपके एमसीक्यूज, जो लोगों के अटेम्प्ट करीब है और जो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप मुझे बताएं आप लोगों ने क्या पढ़ा इसका आंसर। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ आर्टीरियल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म या आर्टीरियल थ्रोम्बाई इज मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। ओके, ये कौन बोला? मिडिल सेरेब्रल आर्टरी तो ब्रेन में है ना, कि ये इंटरनल कैरोटिड जब आगे जाती है तो मिडिल सेरेब्रल उसके स्ट्रेट कंटिन्यूटी है। के बारे में कुछ लिखा हुआ था। अच्छा, मुरल, अब ना वो किताबों में सवाल ना घुमा के करते हैं, और आप लोगों के पास जो मार्केट में एमसीक्यूज बुक है, मैं विद माजरत के साथ, मुझे किसी से कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, खुदा ना खास्ता, मैं कभी भी किसी को क्यों कहूँ, जो बंदा हेल्प कर रहा है किसी की वो अच्छी होती है, लेकिन जो सिर्फ थोड़ा सा इख्तलाफ मुझे आता है वो ये आता है कि एट लीस्ट इफ आई एम प्रिंटिंग समथिंग टू बी पब्लिश्ड एंड बी सोल्ड थ्रू आउट द कंट्री, एट लीस्ट मुझे उसको एक दफा पढ़ लेना चाहिए या किसी से पढ़वा लेना चाहिए।
प्रूफ स्टडी करवा लें, प्रूफ रीड करवा लें 4 प्रोफेसरों से, उनको पैसे दे दें यार, उनसे उनका नाम लिख दें, वो पढ़ देंगे आपको। मतलब कुछ सवाल इतने बेढंगे और इतने अजीब होते हैं कि उसके अंदर हंसी आ रही होती है कि यार ये लिखने वाले को इतनी सी समझ नहीं थी कि इसने किताब छाप दी और इसको ये नहीं पता ये मैं लिख के आ रहा हूँ। और इराटा जो शाया होता है, इराटा जो उन बुक्स का शाया होता है वो ओरिजिनल बुक से बड़ा होता है। मतलब व्हाट द हेल यार। तो इसके अंदर जितना मैंने समझा वो ये है कि जो इंट्राक्रेनियल एम्बोलिज्म है सेरेब्रल इन्फार्क्ट्स में, सबसे कॉमन साइट कैरोटिड्स है। जनरलाइज्ड पूरी बॉडी में सबसे कॉमन साइट मुरल थ्रोम्बाई है जो लेफ्ट एट्रियम के अंदर है, सुपीरियर सरफेस ऑफ माइट्रल वॉल पे। याद है ये बात। और फिर इंट्राक्रेनियल में भी सबसे कॉमनली इन्वॉल्व आर्टरी जिसमें एम्बोलस फंसता है वो मिडिल सेरेब्रल है। क्योंकि अगर आप याद करें, मैं अगर इस हाथ को यूं कर दूं ना, यूं, अगर ये इंटरनल कैरोटिड आ रही है, उसकी वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हम 4-5 बड़ी बड़ी के नाम लिख लेते हैं। ऑप्थेल्मिक आर्टरी, एंटीरियर सेरेब्रल, मिडिल सेरेब्रल, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, 4 की बात कर लेते हैं। तो जो ऑप्थेल्मिक है वो आगे निकल जाती है, एंटीरियर सेरेब्रल भी कर्व्ड है, आगे को चली जाती है। अलबत्ता मिडिल सेरेब्रल जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट कंटिन्यूटी में है। इंटरनल कैरोटिड में जो भी थ्रोम्बस आएगा उसके चांसेस सीधा इसमें चला जाएगा। इसीलिए जो स्ट्रोक होता है वो पैराइटल लोब को इन्वॉल्व करता है, क्योंकि मिडिल लोब की जो टेरिटरी है वो सुप्रालैटरल सरफेस ऑफ फ्रंटल एंड पैराइटल लोब है। समझ आई ये बात की? तो अगर आपको इंट्राक्रेनियल पूछा जाए तो मिडिल सेरेब्रल है, उसका ओरिजिन कॉमनेस्ट कैरोटिड्स हैं, क्योंकि कैरोटिड वाला लिम्ब में तो आने से रहा, वो वापस पीछे आके लिम्ब्स में नहीं जाएगा। और जो जनरली एज अ होल थ्रोम्बस, आर्टीरियल थ्रोम्बाई या सिस्टेमिक थ्रोम्बाई की जो साइट है वो लेफ्ट हार्ट है, एंड उसके लॉजमेंट की सबसे कॉमन लोकेशन क्या है? लोअर लिम्ब्स। ठीक हो गया बेटे? उसी के अंदर वो क्लॉडिकेशन का टॉपिक भी आता है। बहरहाल अब इसके अंदर एक चीज मैं ऐड करूंगा, स्प्लीनिक इन्फार्क्ट्स भी होते हैं, स्प्लीन को भी हो सकता है, किडनी को भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी वेसल में जाके ये सप्लाई डैमेज कर सकता है। अब इसके अंदर मैं एक चीज ऐड करूंगा, उसका नाम है पैराडॉक्सिकल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। कोई मुझे बता सकता है पैराडॉक्सिकल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म क्या है? सिर्फ दोनों साइड्स में जब वो मे बी वेन्स का भी साथ हो और इसका आर्टीरियल का भी साथ अगर हो तो? नो 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 नो, यू आर क्लोज समवेयर। The right side का thrombus is सर एक ही साइड पे मल्टीपल ब्लॉकेज? नो ना ना, लुक, अब आप क्या, आप लोगों ने अपना कभी इकोकार्डियोग्राफी कराई है? आप लोगों ने अपनी? मैंने भी नहीं कराई अपनी। क्यों करानी है? अल्लाह रहम करे, हमें कोई ऐसा मसला नहीं, अल्लाह का शुक्र है हम सब ठीक है, जितनों को मैं जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। तो हमने कभी इको नहीं कराई। क्या पता हमारे हार्ट में जो छोटे मोटे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स होते हैं वो साइलेंटली अननोटिस चले जाते हैं पूरी जिंदगी, और वो पोस्टमार्टम स्टडीज में मिलते हैं। वो इसको तो छोटा सा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भी था, छोटे डिफेक्ट्स, दिस इज नथिंग। अमूमन राइट हार्ट में प्रेशर ज्यादा है या लेफ्ट में ज्यादा है? सर लेफ्ट में। लेफ्ट लेफ्ट में। देखो अब मुझे इसकी रीजनिंग आज तक मुझे भी समझ नहीं आई। बुक कहती है कि कुछ लोगों में साइलेंट छोटे छोटे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होते हैं या एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से एक थ्रोम्बस था जो कि मैं एक और कलर से दिखाता हूं आपको, जो कि इस यहाँ पे एक डिफेक्ट था, यहां से यूं निकला और कहां पहुंच गया? इधर। ये दोनों हार्ट इकट्ठे पड़े ना, ये तो हमने अपनी ईज के लिए अलग अलग बनाए। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के थ्रू राइट एट्रियम से निकल के कहां पहुंच गया? लेफ्ट एट्रियम में, एंड दैट वेनस थ्रोम्बस प्रेजेंटेड एज सिस्टेमिक एम्बोलस। पैराडॉक्स इज समथिंग व्हिच इज कंफ्यूजनल, जो कि नॉर्मल से हट के हो, झूठ हो, पैराडॉक्स। ठीक है ना? तो है वेन्स का थ्रोम्बस, लोअर लिम्ब का थ्रोम्बस हुआ, राइट हार्ट में पहुंचा, राइट से किसी डिफेक्ट के थ्रू लेफ्ट में पहुंच गया, और लेफ्ट के थ्रू डिलीवर हुआ एज अ सिस्टेमिक एम्बोलस। समझ आई? इस तरह के एम्बोलिज्म को क्या कहते हैं? बोलिए। पैराडॉक्सिकल। एंड येट एट द सेम टाइम इट कैन पास थ्रू अ वेंट्रिकुलर डिफेक्ट, और वेंट्रिकुलर डिफेक्ट से इधर आए, अगेन रेड एरो को फॉलो कर लेगा राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट में। लेकिन मुझे आज तक नहीं समझ आई वही बात जो मैंने स्टार्ट में बोली है, प्रेशर लेफ्ट में ज्यादा होता है और ये शंट्स हमेशा लेफ्ट टू राइट वर्क करते हैं। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स हों या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स हों, वो हमेशा लेफ्ट टू राइट शंट करते हैं, और इसका जवाब मुझे नहीं मिला आज तक कि ये क्यों ऐसा होता है। I've tried to look a lot in very much books, many books, मुझे इसका जवाब नहीं मिला। अगर किसी को मिल जाए तो जरूर मुझे भी बताइएगा। मैं I'm also just a student,
हम भी लर्नर्स हैं, हम भी सीख रहे हैं रोजाना की बेस पे। अगर आप में से किसी को कोई जवाब मिले, डू नॉट हेजिटेट टू टेल मी और करेक्ट मी, आई विल बी रादर हैप्पी फॉर इट। ठीक हो गया? क्योंकि देखो एक सिनेरियो था ना, जिन लोगों को मैं कार्डियोलॉजी पढ़ा चुका हूँ, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में लेफ्ट हार्ट में प्रेशर ज्यादा है, लेफ्ट से राइट में ब्लड शंट होता है। अनटिल एंड अनलेस ईजन-मैंगर सिंड्रोम ना डेवलप हो, तो राइट का प्रेशर शंट को कभी भी रिवर्स नहीं कर सकता। और ये पेशेंट एसाइनोटिक रहते हैं जब तक ईजन-मैंगर ना हो। इस हिसाब से तो ब्लू वाला ब्लड रेड में आ रहा है, तो इनको तो साइनोटिक भी होना चाहिए। बट आई डू नॉट नो, आई एम नॉट एबल टू फाइंड द आंसर। किसी को मिले मुझे जरूर बताइएगा। ठीक हो गया जी? अच्छा सवाल है, आपके ऊपर डाल दिया मैंने। सर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के जो लोग होते हैं वो अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं ना? अगर लाइक छोटा हो, उन्हें अगर छोटा हो, इट डज नॉट से एनीथिंग, वो माइनर है, अनमिस चला जाता है। बहुत छोटा हो सर कुछ- मेरे फादर का है हाँ और उन्हें उनका अब जाके डायग्नोज हुआ है। हाँ, इट्स नथिंग। अब माशाल्लाह उनकी एज 50-60 के करीब तो होगी। जी सर। हाँ, तो देखो अगर अल्लाह रहम करे कोई इतना बड़ा मसला होता तो अब तक तो पहले डायग्नोज हो चुका होता, और ये भी इत्तेफाक से डायग्नोज हुआ होगा। जी सर, उनकी एक्चुअली ना हार्ट बीट ज्यादा होती थी, उनकी माइनर ही सिम्टम्स से ज्यादा नहीं है और वो उसके लिए जस्ट इंट्रॉल वगैरह ले रहे हैं। अच्छा सर, एक और था कि आफ्टर डिलीवरी अगर क्लॉट डिसलॉज हो जाए और लंग में अगर वो चला जाए और सडन डेथ हो, तो वो फिर कौन सा क्लॉट होगा? वो आ रहा हूँ मैं उसमें कौन सा उसमें आ रहा हूँ। वो है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है, वो आखिर में आएगा। अभी मैं फैट पे आया हूँ, तीसरे पे आया हूँ, फैट एम्बोलिज्म। ठीक है, अब इसमें सिनेरियो क्या आएगा? अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक बोन। यहाँ पे एक लॉन्ग बोन बनी है जो कि फीमर है, और फीमर लॉन्ग बोन है। आप लोगों ने वो खाई है, वो जो निहारी में भी डलती है, कुछ लोग उसको नली कहते हैं, कुछ लोग उसको मिक कहते हैं, जो कि एक्चुअली बोन मैरो होती है इनसाइड द लॉन्ग बोन्स। वो जो व्हाइट, देखो बोन मैरो दो किस्मों की होती है। अगर आप लोगों में से कोई लोग खाने पीने के शौकीन हो तो वो जानते होंगे कि लॉन्ग बोन्स के जो एंड्स होते हैं, वहां पे जो बोन मैरो का कलर होता है वो डार्क ब्राउन ब्लैकिश होता है, ग्रेइश सा। वो रेड मैरो होती है, वो हेमेटोपोइटिक होती है, वो रेड ब्लड सेल्स बना रही होती है, इसमें आयरन होता है। और जो हड्डी का सेंट्रल कंपोनेंट होता है ना, वहां पे जो मिक होती है, या वहां पे जो ये होती है, क्या कह सकते हैं आप इसको, बोन मैरो, वो जो होती है वो व्हाइट कलर की होती है और उसमें फैट होता है, सिर्फ और सिर्फ फैट होता है। ये मैं आपको, वो बोन पड़ी हुई भी है, मैं दिखा देता हूँ। जस्ट अ सेकंड, आई मे हैव टू यूज अ ग्लव, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ये जो है, दिस बोन इज द फीमर। ये बोन कौन सी है? दिस इज द फीमर। अब इसके इस एंड पे जो है ना, जो वो होगी, वो ब्लैक मैरो होगी, रेड मैरो होगी, जहां पे हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं, इस एंड पे भी। और जो सेंट्रल पार्ट होगा उसमें व्हाइट कलर की जो है वो फैट होगा, जो कि उसकी अंदर का कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। अगर ये बोन फ्रैक्चर हो जाए तो इसके अंदर से वो फैट निकल के चुप करके, अगर देखें इसी तरह से हम इसको यहां पे बना देते हैं कि यहीं से ये फैट निकला और ये कहां घुस जाएगा? एक वेन में, क्योंकि वेन भी तो वहां पे डैमेज होगी। एंड आगे की कहानी सेम है, इट विल प्रेजेंट एज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। समझ आई गेम बात की? तो फैट एम्बोलिज्म नोटोरियसली विद फीमर, अदरवाइज टिबिया, लॉन्ग बोन्स का फ्रैक्चर, मेजरली फीमर, और नंबर 2 पे टिबिया। जो लॉन्ग बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब है उसके फ्रैक्चर से वेसल्स भी टूट जाती हैं, और ये ट्रॉमा क्रश इंजरीज यूजुअली लोअर लिम्स में होता है, वरना करने को कहीं पे भी हो सकता है। और इसके अंदर याद रखिएगा कि जो इसने लिखा है ना एलिमेंट, वो लिखा है कि 90%, बल्कि मैं लिख नहीं रहा, आप लोग ऐड कर लें, कि 90% ऑफ पेशेंट्स जिनके अंदर इंजरीज होती हैं, स्क्वेयर स्केलेटल इंजरीज, उनमें से 90% लोगों के अंदर किसी ना किसी हद तक फैट एम्बोलिज्म होता है। और जो फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम है उसके अंदर 3-4 चीजें हैं, किसी को पता है? एक तो पल्मोनरी इनसफिशिएंसी होगी, क्योंकि साइलेंट चेस्ट होगा, ब्लड नहीं जा रहा होगा लंग्स को। अनीमिया होगा। अनीमिया क्यों होगा बोले? ये भी एमसीक्यू है। एक लॉन्ग बोन के फ्रैक्चर में अप्रोक्सीमेटली 500 ml ऑफ ब्लड वेस्ट होता है, जो कि आपको नजर नहीं आ रहा होता इंटरनली इवन।
तो एनीमिया होगा पेशेंट को, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा। सर ये बात दोबारा बताएं सर, ये एनीमिया क्यों होगा? लॉन्ग बोन इंजरी के फ्रैक्चर में अप टू 500 ml ब्लड लॉस होता है। तो जो क्रश इंजरी का पेशेंट होगा जिसके 5-7 फ्रैक्चर्स हो गए तो वो एनीमिक ही होगा ना यार। ओके। और पेल भी होगा पेशेंट, क्यों? क्योंकि जब लंग्स को ब्लड नहीं जाएगा तो वो ऑक्सीजनेट होएगा ही नहीं और रेड नहीं होगा, तो पेशेंट का स्किन कलर भी पेल होगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा। इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होंगे? ड्राउजी, कोमाटोज, क्योंकि जैसे शॉक में जा रहा है ना पेशेंट, एंड इट इज फैटल इन अबाउट 10% ऑफ द केसेस। और इसमें होता क्या है, इसके अंदर भी एक और चीज याद रखिएगा, टिपिकली नॉट ऑलवेज, आई हैव सीन मेनी पेशेंट्स ऑफ फैट एम्बोलिज्म इन माय लाइफ, क्योंकि हमारा काम ही ट्रॉमा है, हम ट्रॉमा सर्जन्स रहे हैं। फैट एम्बोलिज्म का पेशेंट मौके पे भी मर जाता है। और कई दफा हमारे पास रिसीव हुए हैं, 3-4 दफा ऐसा हुआ है कि रिसीव हुआ एंड द पेशेंट वाज ऑलमोस्ट डेड, उसके अंदर कुछ नहीं आप कर सकते। बस वो ऑलमोस्ट डेड का भी क्या मतलब था कि हमारे पास है वो पल्स लेस है, बीपी लेस है, एक आधा उसने वो गैस्प किया एंड वी जस्ट हैव टू डिक्लेयर द डेथ, दैट्स ऑल। तो इसके अंदर यूजुअली 1 to 3 days आफ्टर द एंट्री होता है इसका इवेंट। और इसमें होता क्या है, सडन टैकिकार्डिया एंड टेकिपनिया, टेकिपनिया एंड डिस्निया एंड टैकिकार्डिया, 3 चीजें होती हैं। टेकिपनिया क्या है? रैपिड ब्रीदिंग, डिस्निया डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, टैकिकार्डिया इंक्रीज हार्ट रेट, क्योंकि बॉडी ट्राई कर रही है कि किसी तरह ब्लड सप्लाई बढ़ाई जाए बॉडी को, लेकिन हार्ट जो ट्राई कर रहा है, लेकिन वो हो तो ब्लड आए तो आगे चले ना। और इसके अंदर जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे, इनिशियली पेशेंट का सीएनएस एग्जैजरेटेड होगा, इरिटेबल, एग्रेसिव, परेशान, रेस्टलेस, मुझे कुछ होना चाहिए यार, मुझे कुछ हो रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, एंड अल्टीमेटली ही विल गो ड्राउजी एंड कोमाटोज एंड देन अल्टीमेटली ही विल डाई, अगर ट्रीटेबल नहीं है, क्योरेबल नहीं है तो। अब इसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्यों होता है, आप लोगों को मुझसे पूछना चाहिए ना। सर बोन मैरो के लॉस होने से। नहीं, बोन मैरो के लॉस होने से प्लेटलेट्स क्यों लूज हो गए? और बोन मैरो लॉस का पूरी बॉडी का थोड़ी हुआ है। और बोन मैरो भी कौन सा वाला गया है? वो जो फैट वाला है खाली, वो जो फैट अंदर जाता है ना ब्लड के, प्लेटलेट्स उसकी सरफेस पे एग्रीगेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से रिमेनिंग ब्लड जो प्लेटलेट फ्री हो जाता है। और पेटिचियल रैशेस भी होते हैं, छोटे छोटे ब्लीडिंग साइट्स शुरू हो जाती हैं पेशेंट की स्किन के नीचे, पेटिची नजर आते हैं काफी सारे। तो ये इस डिजीज की सारी एक्सप्लेनेशन है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी जबरदस्त है। So you should know, and I always quote a thing in my life. I've been a witness to such things. मैं आपको मजे की बात बताऊं, there was a case, I should not disclose the names, I still remember the names of those patients. हुआ ये था कि एक कोई 45 years का बंदा था, आप लोगों को जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए, आपको याद रहता के बाद, 45 years का बंदा था, मैरिड था, उसकी पहले 2 शादियां थी, उसके बच्चे थे, उसने कुछ तीसरी शादी के दूसरी शादी की एक लड़की से जो 18 साल की थी। मैं सिटी भी आपको मेंशन नहीं करूंगा कि कुछ सुन ले तो वो पहुंच ना जाए कि बात क्या करे। तो बहरहाल उस लड़की के भाइयों ने को केस कर दिया कि जी इसने हमारी बहन को जो है ना वर्गला के, फिसला के, बहला के शादी की है। कोर्ट में केस चला गया, कोर्ट ने डिसीजन लड़की के हक में दे दिया कि जी शी वाज, क्योंकि पाकिस्तान में एज ऑफ कंसेंट 16 ईयर्स है, आईडी कार्ड उसका बन गया हुआ है, तो और वो बड़ी है, तो ये कोई वर्गलाने फिसलाने वाली केस नहीं, उसने अपनी मर्जी से शादी की है, निकाह किया, इट्स ओके। तो उन्होंने तो बड़ी खुशी से मियां बीवी जो निकले ना, वो 45 इयर्स ओल्ड मैन एंड 18 इयर्स ओल्ड फीमेल, तो लड़की के रिलेटिव्स ने गोलियां चला दी उनपे। जो खावन था ना उसके सर पे गोली लगी, जो लड़की थी उसकी टांग पे गोली लगी, थाई पे। बंदा बच गया, लड़की मर गई। बंदा जो बचा उसको यहाँ से इंफ्राटेम्पोरल फोसा से होती हुई ये ज़ाइगोमैटिक आर्च को उसने थोड़ा सा तोड़ा, ऑर्बिट को लगी और यहाँ से नोज पे स्लैप करती हुई निकल गई, उसकी आई लॉस हुई। लेकिन जो लड़की थी उसके फीमर में लगी और वो जब हमारे पास आई वो साइलेंट थी, डेड थी वो, उसके फीमर पे लगी, फॉरन फैट एम्बोलिज्म हुआ, विद इन 10 मिनट्स एम्बुलेंस पहुंच गई थी लेके पेशेंट्स को, और बट शी वाज डेड। तो ये मतलब फैट एम्बोलिज्म बताने का मकसद ये है कि इट इज डेडली, इट कैन बी डेडली। और उसकी टिपिकल फाइंडिंग्स थी, चेस्ट साइलेंट था, बिल्कुल पेल, यही सारे फीचर्स उसके अंदर थे। ठीक हो गया।
सो याद रखिएगा कि बात की फैट एम्बोलिज्म कैन इज वेरी डेडली। अगला एम्बोलिज्म कौन बताएगा? अगला कौन बताना चाहेगा जी? सर इम्यूनिटिक एम्बोलिज्म जो होता है उसको आखिर में रखेंगे जी। एयर एम्बोलिज्म आप लोगों ने देखा है, हमेशा से बड़े हो गए आप लोग टीवी पे एड्स देखते हुए आपने देखा होगा कि जी एक डॉक्टर खड़ा हुआ है और वो सिरिंज को भर रहा है और सिरिंज की नीडल में से यूं करके वो एयर निकाल रहे हैं। Is it so necessary to remove the air? Yes, it is good. It's a good practice. One should not inject the air inside the patient. लेकिन अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा एयर चली जाए तो वो भी जैसे चोकिंग कर देती ब्लड वेसल्स में। जैसे अगेन मैं कहता हूं कि अब यहां पे जो हमने जो चीज इंट्रोड्यूस की है वो यहां पे हमने इसी वेन के अंदर, अपर लिम्ब की वेन के अंदर हमने क्या डाल दिया? एयर थ्रू अ सिरिंज। तो क्या होगा? वो एयर जो है वो जाएगी हार्ट की तरफ और हार्ट के अंदर जाके वो क्लॉटिंग, ब्लॉकिंग ऑफ द ब्लड फ्लो कर सकती है, चोकिंग कर सकती है। जिन लोगों के पास पुरानी गाड़ियां हो कार्बोरेटर इंजन वाली या बाइक्स हो, उसके अंदर भी आपको पता होगा पेट्रोल का जो वो होता है, क्या कहते हैं, कॉलम जो बनता है, उसके अंदर दरमियान में एयर आ जाए तो गाड़ी मिसिंग स्टार्ट कर देती। पुरानी गाड़ियों में ये होता था। तो वो यही होता है कि वो टारगेट ऑर्गन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। तो बाकी सारी बातें सेम है, सिर्फ एक चीज, दो चीजें याद रखने वाली है इसमें, दो तीन चीजें इसमें याद रखने वाली है। वो क्या है? पहली बात तो ये कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू कॉज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट एयर एम्बोलिज्म कितना है? 120 150 100 ml। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इट्स 100 ml। अब 100 ml का मतलब है 5 cc वाली 20 सरेंजें। तो मेरा ख्याल है कि अगर इतनी सी हाफ सीसी 0.25 सीसी अगर एयर आ भी जाती है वेन के अंदर, चली भी जाती है, तो इट इज नॉट अ बिग डील, क्योंकि 5 ml ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ सिर्फ ऑक्सीजन, तो डेसीलीटर ऑफ ब्लड ने वैसे कैरी की हुई है। तो अगर हल्की फुल्की एयर चली भी जाती है वो डिसॉल्व हो जाएगी, इट्स नथिंग, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन आइडियली कोशिश यही करनी चाहिए कि एयर ना जाए। तो ये फिर सिग्निफिकेंट हुआ क्यों? कभी कोई डॉक्टर तो इतना पागल हो नहीं सकता, कोई नर्स या कोई स्टाफ नर्स इतनी बेवकूफ या अहमक तो नहीं हो सकती कि शी विल बी इंजेक्टिंग लाइक 100 ml ऑफ एयर। कोई करेगा ऐसा? आप करेंगे कभी ऐसा? कभी भी नहीं करेंगे। आप 0.1 ml भी नहीं डालेंगे। आप सब, मुझे सबका पता है हम नहीं करेंगे ऐसा। बट इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंसेस हैं दो। एक तो अबव द लेवल ऑफ द हार्ट के जो वेनस वुंड्स होते हैं, दे कैन बी सकिंग वुंड्स, क्योंकि हार्ट के ऊपर ग्रेविटी की वजह से प्रेशर फॉल करता है। समझ आइए बात की? क्योंकि यहां पे जो है लेवल, ये यहाँ पे मिलीमीटर ऑफ मर्करी सुपीरियर सैजिटल साइनस में वेनस प्रेशर है वो -10 mm ऑफ मर्करी, और राइट हार्ट में 0 mm ऑफ मर्करी है। बेशक ये 0 वाला -10 से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ये ब्लड फ्लो कर जाता है हार्ट की तरफ। और आपने कभी नहीं देखा होगा कि आपकी वेन्स फूली हुई हो। अगर ये फ्लो ना कर रहा होता तो जुगुलर वेन्स डिस्टेंडेड रहती। तो उसकी वजह से होता क्या है कि अगर यहाँ पे कोई कट ऐसा लग जाए, जैसे थायराइड सर्जरी है या अबव द लेवल ऑफ हार्ट की सर्जरी है जिसके अंदर वेनस पंक्चर ज्यादा हो जाए, तो वो सक कर सकते हैं एयर को टुवर्ड्स द हार्ट। एक तो ये सिनेरियो। और दूसरा सिनेरियो जो बड़ा जबरदस्त है, जो हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था, दैट वाज केशियंस डिजीज। याद है केशियंस डिजीज? CAISSON, केशियन डिजीज, जिसे बेंड्स भी कहते थे, ग्रेकियन बेंड्स भी कहते थे, डीप सी डाइवर्स डिजीज भी कहते थे, चोक्स भी कहते थे, मैंने उसके 10-12 नाम लिखवाए थे, डीप सी डाइवर्स डिजीज भी कहते थे, डीकम्प्रेशन सिकनेस भी कहते थे। वो क्या होता था? यस सर। मैंने आपको बताया था कि जब पेशेंट अंडर वाटर, सर इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड प्रेशर होगा तो नाइट्रोजन बेसिकली उसकी ब्लड में सैचुरेट हो जाएगी, और अगर वो अचानक से ऊपर आ जाएगा, क्योंकि अंडर हाई प्रेशर्स गैसेस बिकम डिसॉल्व्ड इन द ब्लड या इन द लिक्विड्स। जैसे कोका कोला की बोतल होती है, हाई प्रेशर में उसके अंदर गैस एडेड है, जैसे ही प्रेशर रिलीज किया ढक्कन खोला, आपको गैस नजर आ गई निकलती हुई। तो बंदा जो अगर वो डीप सी से अचानक से ऊपर आ जाएगा, तो वेसल्स में से जहां जहां से एयर को, नाइट्रोजन को खुसूसन, क्योंकि इनहेल्ड एयर में 78 या 79% तो नाइट्रोजन है, उसको जहां से भी जगह मिलेगी वहां से एलिमिनेट हो जाएगी और जगह जगह एयर एम्बोलिज्म्स हो जाएंगे। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एयर एम्बोलिज्म, जिसके अंदर केशियंस डिजीज है, आपको याद रखना है। अब आखिरी एम्बोलिज्म, क्योंकि देखिए ये टॉपिक लगते हैं बड़े आसान है, बट दे आर डेफिनेटली, दे कैरी सम इंपॉर्टेंस जो अलग से लिखे हुए हैं। वो है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। आप लोग काफी देर से इसका इंतजार कर रहे हैं, सो वी विल फिनिश इट। अब ये वो सिनेरियो है। क्या हुआ?
एक आम कंसेप्ट, ये एमनियोटिक फ्लूइड मदर की वेसल्स में कैसे गया? हाँ जी, एक आम कंसेप्ट ये लिया जाता है। मैं आपको बताता हूं, मैंने ये सवाल बड़े लोगों से किया आज तक, हमेशा मुझे जवाब मिला है, अगर मिला है तो। अव्वल तो ऐसे ही रहते हैं जैसे आप लोग खामोश हैं, लेकिन अमूमन कंसेप्ट ये, वो कहते हैं कि सर सी सेक्शन किया ना या एपिजियोटमी की तो मदर की वेन जो थी वहां से खुल गई होगी, ब्लीड करी होगी। जब बच्चा डिलीवर हुआ तो उधर से एमनियोटिक फ्लूइड उसकी वेन्स में घुस गया स्कार के थ्रू और वो हार्ट की तरफ चला गया। दिस इज रबिश थ्योरी, गलत है। अगर आप लोगों के भी दिमाग में ऐसी कोई बात है, निकाल दें उस बात को, ऐसा कख नहीं होता। होता पता है क्या है? जब प्लेसेंटा डिटैच होता है तो वो जो वेसल्स का एरिया रॉ रह जाता है, वहां से एमनियोटिक फ्लूइड यूट्राइन सर्कुलेशन के थ्रू ब्लड में जाता है। याद रहेगी बात? सर रिपीट करते हैं। थ्रू अ टेयर इन द प्लेसेंटल सर्कुलेशन, यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड मदर में जाता है, यूट्रस के थ्रू, कट या स्किन वूंड से नहीं जाता। अब एमनियोटिक फ्लूइड इतना खतरनाक क्यों है? एमनियोटिक फ्लूइड का एम्बोलिज्म इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एक तो बच्चे के स्किन के सेल्स होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, आपने देखा कितना नरम और सॉफ्ट और मुलायम सा होता है। अगर आप उसको कपड़े से रगड़ें तो उसके ऊपर से वो स्किन के स्क्वैमस एपिथेलियम भी उतर रहा होता है सारा। तो उसके अंदर एपिथेलियल सेल्स होते हैं, फीटल स्केल होते हैं, फीटल हेयर होते हैं छोटे छोटे, इवन फैट होता है हल्का फुल्का सा, म्यूसिन होता है, क्योंकि वो बच्चा उसी फ्लूइड को पी भी रहा होता है और उसको एलिमिनेट आउट भी कर रहा होता है, उसी को इनगल्फ करता है, उसी को, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ही बच्चा रह रहा है, उसी को इनगल्फ करता है और उसी को यूरिनरी सिस्टम के थ्रू क्लियर कर रहा होता है। म्यूसिन होता है। तो इवन ये सारी चीजें होने की वजह से ये थिक सा हो सकता है और इकट्ठा होके ये एम्बोलिज्म कर सकता है। 1 in 50,000 डिलीवरीज ये होता है, और बाकी इसके अंदर कोई बहुत बड़ी बातें नहीं हैं। लेकिन ये प्रेजेंट कैसे करेगा? ये भी इसी ब्लू वाले की तरह प्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये भी वेन्स के थ्रू इंफीरियर वेना केवा से होता हुआ हार्ट में जाएगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की तरह प्रेजेंट करेगा, ये सिस्टेमिक नहीं होता। ठीक हो गया जी। सो इधर तक अब हम इसको थोड़ा सा रोकें, फिर आगे चलते हैं। सो नाउ वी गो टुवर्ड्स हेमरेजेस। देखें, हेमरेजेस की एक तो क्लासिफिकेशन है जो हमने करनी है। हेमरेज क्या होता है? ब्लड लॉस ड्यू टू एनीथिंग। तो हेमरेज की कई किस्मों की क्लासिफिकेशंस हैं। हेमरेज की कई किस्म की बेटे क्लासिफिकेशंस हैं। सबसे पहली तो अकॉर्डिंग टू साइज है। सबसे पहली किसकी है? अकॉर्डिंग टू साइज। कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी? सबसे छोटी होती है पेटिची। पेटिची आपको पता है क्या होता है? पेटिची होता है 1 to 2 mm, छोटे छोटे ब्लॉट्स बनते हैं स्किन के नीचे। फिर होते हैं परप्रास, पेटिची नहीं, एकाइमोसिस, 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 एकाइमोसिस होती है बेटा 3 to 5 mm, एंड देन कम्स परप्रास जो क्या होता है 1 to 2 सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर्स होता है। वन और मोर सेंटीमीटर्स का जो हेमरेज होता है वो होता है परप्रास। ये तो बड़े सिंपल सी है। फिर है एक हेमरेज की क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू टाइम। कौन बताएगा अकॉर्डिंग टू टाइम हेमरेज की क्लासिफिकेशन? कौन मुझे बताना चाहेगा? शाबाश, कोई बता सकता है? पहला है प्राइमरी, प्राइमरी हेमरेज। प्राइमरी हेमरेज होता है एट द टाइम ऑफ इंजरी। चोट लगी, कट लगा, हेमरेज हो गया, छुरी लगने से, सर्जिकल नाइफ से, व्हाटएवर। फिर होता है रिएक्शनरी। व्हाट इज रिएक्शनरी हेमरेज? विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स ऑफ इंजरी। ये यूजुअली क्लॉट डिसलॉजमेंट की वजह से होता है, नॉट स्लिप हो जाए उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, जैसे आप एनेस्थीसिया में पेशेंट को ऑपरेट करते हैं ना, जनरल एनेस्थेटिक्स, केटामीन के अलावा सारे एनेस्थेटिक्स
हार्ट रेट और कार्डिक आउटपुट और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करते हैं। अब डिक्रीज ब्लड प्रेशर में तो आपने उसकी हीमोस्टेसिस सिक्योर कर दी, लेकिन जब वो पेशेंट एनेस्थीसिया से आउट हुआ, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा, तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने से वो जो क्लॉट्स थे वो डिसलॉज हो गए, ठीक हो गया। और जो तीसरे किस्म का हेमरेज है उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी हेमरेज। पहला है प्राइमरी, दूसरा है रिएक्शनरी, तीसरा है सेकेंडरी हेमरेज। ये यूजुअली 7 to 14 डेज आफ्टर इंजरी होता है, 7 to 14 डेज आफ्टर इंजरी, और यू कैन कह ले आफ्टर सर्जरी 7 to 14 डेज। ये क्यों होगा कि जो ब्लड वेसल है वो नेक्रोज कर गई, इन्फेक्शन हो गया, उस जगह के अंदर स्लफिंग ऑफ मटेरियल हो गया, तो ये टाइम की बेस के ऊपर आ गया। फिर एक और तीसरी क्लासिफिकेशन है लोकेशन के हिसाब से। कोई मुझे बता सकता है हेमरेज की क्लासिफिकेशन लोकेशन के हिसाब से? रिवील्ड एंड नंबर 2 पे होती है कंसील्ड। व्हाट इज रिवील्ड हेमरेज, व्हाट इज कंसील्ड हेमरेज? कोई बताना चाहेगा? व्हाट इज टू रिवील समथिंग? जो चीज अया हो, जाहिर हो, नजर आ रही हो। तो रिवील्ड हेमरेज वो होता है विच कैन बी सीन विजुअली। जैसे एक बंदे का खून निकल रहा है, आपको नजर आ रहा है, कैन बी सीन विद द नेकेड आई, या इसको कह लें आप एक्सटर्नल हेमरेज है, सीन एक्सटर्नली। और जो कंसील्ड हेमरेज है, अब जैसे मैं एक अक्सर एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने जिन्होंने सर्जरी में हाउस जॉब की हो तो आपको पता होगा कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर एक बहुत बड़ी कॉज होती है, रोड ट्रैफिक या जनरल ट्रॉमा में एक बहुत बड़ा सिनेरियो होता है ब्लंट ट्रॉमा ऑफ द एब्डोमेन। ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा में क्या होता है कि बाहर कुछ नहीं होता, हल्का सा कुछ लगा होता है या कुछ जोर से लगा हो सकता है, लेकिन एब्डोमिनल कैविटी इंटैक्ट होती है, उसकी सर्फेस एब्डोमिनल वॉल इंटैक्ट होती है, लेकिन अंदर वाले विसरास रप्चर हो जाते हैं। या स्कल नॉर्मल है, बाहर से चोट लगी, कूप काउंटर कूप इंजरी हुई और इंटरनल हेमरेज हो गया, या इवन सबरेक्नोइड हेमरेज हो गया किसी आर्टरी एनेरिज्म की वजह से, तो ये दे कैन नॉट बी सीन, दे कैन नॉट बी सीन। और ये कहां होते हैं? इंटरनल हेमरेजेस होते हैं कैविटीज के, पेरिटोनियल हेमरेज, इंट्राक्रैनियल हेमरेज, etc। समझ आ गई बात? इसके बाद एक और भी है, अकॉर्डिंग टू टाइप। अकॉर्डिंग टू टाइप, आप मुझे बताएं कोई टाइप का आपको पता है कौन कौन से हो सकते हैं? चलें मैं लिख देता हूं, सर आरटी, सर्जिकल, नॉन सर्जिकल। नाउ कौन मुझे बताएगा इसका आंसर कि सर्जिकल कौन है, नॉन सर्जिकल कौन है? बड़े फनी सा आंसर आता है हमेशा, सर्जिकल वो जो सर्जन करे, नॉन सर्जिकल वो जो गलती से हो जाए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सर्जिकल हेमरेज वो होता है विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय सर्जिकल मेजर्स। जैसे स्टिच लगा दिया, प्रेशर दिया, उसको ठीक कर लिया, स्टिच लगाया, एक्सप्लोर किया, आर्टरी पकड़ी, उसको एनास्टमोज कर दिया, उसकी ब्लीडिंग को रोक लिया, व्हाटएवर इज द केस, कॉटरी करती, जिसको हम सर्जिकली मैनेज कर सकते हैं, वो सर्जिकल हेमरेज होता है। और ये क्यों होगा? यूजुअली किस वजह से होगा? ट्रॉमा, कट्स, ईटीसी, इंजरीज, यूजुअली ट्रॉमा इंजरीज की वजह से। और नॉन सर्जिकल कौन सा होगा? विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड सर्जिकली। अब इसके अंदर देखें कोई ऐसा हेमरेज है जो आप कहेंगे जी सर्जिकली कंट्रोल ना हो सकता हो? एक पेशेंट को हीमोफीलिया है, प्लेटलेट काउंट कम है, एक प्लेटलेट फंक्शनैलिटी कम है, एक एंटी एस्पिरिन पे है, एक ओवरडोज ऑफ हेपरिन में चला गया, एक क्रॉनिक लिवर डिजीज का पेशेंट है, तो ये यूजुअली मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं? मेडिकल प्रॉब्लम्स, ब्लीडिंग प्रोफाइल जिसमें डिरेंज हो, हाँ वो प्लेटलेट्स के थ्रू हो, हाँ वो ब्लड हीमोफीलिया के थ्रू हो, व्हाटएवर इज द केस, क्लॉटिंग फैक्टर्स खराब हैं विटामिन के की वजह से या ड्रग ओवरडोज की वजह से। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ हेमरेज। अब इसके भी बाद एक और क्लासिफिकेशन भी है, वो है एक्सटेंट या अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका हम कलर बदल लेंगे और इसको हम डिटेल में बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हेमरेज इज अकॉर्डिंग टू ब्लड लॉस। कौन मुझे बताएगा इस हिसाब से कितने टाइप्स के हेमरेजेस हैं ब्लड लॉस के हिसाब से? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी? इसके अंदर हम टाइप्स को ना स्टेजेस में लिखते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 हेमरेजेस। सिवियरिटी
और इसके अंदर अकॉर्डिंग टू ब्लड लॉस में ना हम सिर्फ सादा हेमरेज नहीं लिखते, इसे हम कहते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। अकॉर्डिंग टू ब्लड लॉस, व्हेन द पेशेंट loses blood, he or she goes into hypovolemic shock। और hypovolemic shock आप लोगों ने अब तक तो यही पढ़ा था ना, बॉडी फ्लूइड या बॉडी वाटर के कम होने से है। तो इसके अंदर इसकी 4 टाइप्स होती हैं। It has 4 types. Can anyone of you tell me? 4 टाइप्स कह लें या 4 ग्रेड्स कह लें तो ज्यादा अच्छा है। ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 4, 3, 4। और इसको सिर्फ टाइप 1 में 15%। शाबाश। सर टाइप 1 में 15% ब्लड लॉस होता था, फिर 15 to 30 सेकंड में था। सर लास्ट का याद है वो मोर देन 40% था टोटल बॉडी वेट से। आपने सब कुछ सही बता दिया। 15 less than 15 to 30, 30 to 40 and more than 40। तो ग्रेड 1 जो है जनाब वो है less than 15% of blood loss, less than 15% blood loss। और इसके अंदर यूजुअली पेशेंट कंपनसेटेड होता है। ग्रेड 1 वाला क्या होता है? कंपनसेटेड। कंपनसेटेड से क्या मुराद है? इसको ठीक किया जा सकता है। नहीं, ठीक नहीं मतलब किया जा बचने सकता। के चांसेस ठीक तो ग्रेड 4 को भी किया जा सकता है, बचने के चांसेस ग्रेड 4 में भी है। इसके अंदर इसका मतलब ये होता है कंपनसेटेड का कि बॉडी के अपने रिफ्लेक्स मैकेनिज्म्स बंदे को जिंदा रखे हुए हैं और वो नॉर्मल है, ठीक है। और इसके अंदर हम 4-5 चीजें देखते हैं, 4-5 चीजें देखते हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज लैक्टिक एसिडोसिस होती है इसमें। लैक्टिक एसिडोसिस, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में लिख ही दूं। लैक्टिक एसिडोसिस इज पॉजिटिव, लैक्टिक एसिडोसिस होती है। दूसरी बात, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट या पल्स रेट माइल्डली इंक्रीज होता है। ब्लड प्रेशर को क्या होगा? ब्लड प्रेशर बॉडी ने मेंटेन किया होता है नॉर्मल पे। ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, ये नॉर्मली होता है, नॉर्मली, क्योंकि जो है ना बॉडी ने कंपनसेशन की हुई है। रेस्पिरेटरी रेट भी नॉर्मल होता है। तो इसको मैं आखिर में ना थोड़ा सा, एंड कॉन्शियस लेवल जी बताइए क्या होगा? ये भी तकरीबन नॉर्मल होता है, कोई पेशेंट को खास मसला नहीं होता। एंड अगेन लास्ट नॉट द लीस्ट, बल्कि इसको हम आखिर में रखते हैं, उसको हम पहले कर लेते हैं। यूरिन आउटपुट भी नॉर्मल होता है। तो हम जरा इनको थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं सेट, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि टेबल फॉर्म में आ जाएगा। अब वो पेशेंट क्या है कि जी काफी सारा ब्लड लॉस हो गया है, लेकिन लैक्टिक एसिडोसिस है, हल्की फुल्की पल्स रेट माइल्ड इंक्रीज है, 90 to 100 पल्स पर मिनट है, और बाकी वो ठीक है। कौन सा ग्रेड ऑफ शॉक है? आपका होगा ग्रेड 1। ठीक हो गया। अब उसके बाद अगर हम आ जाएं ग्रेड 2 पे, ग्रेड 2 कितना होता है जी? अभी मैंने बोला है 15 to 30% ब्लड लॉस। अब इसके ये अगली वाली तीनों वैरायटीज जो हैं वो डीकंपनसेटेड है। इसके अंदर लैक्टिक एसिडोसिस होनी चाहिए। इसको माइल्ड या ग्रेड 2 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइल्ड। अच्छा, लैक्टिक एसिडोसिस होनी चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन पिछले से थोड़ी सी इंक्रीज होनी चाहिए। इसमें पल्स रेट ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। ब्लड प्रेशर को क्या होगा? ब्लड प्रेशर बॉडी अभी भी नॉर्मल मेंटेन रखेगी। एन इज फॉर नॉर्मल। रेस्पिरेटरी रेट हल्का सा इंक्रीज हो जाएगा। यूरिन आउटपुट को क्या होगा जी?
ग्रेड 2 तक भी ना बॉडी यूरिन आउटपुट को नॉर्मल पे मेंटेन करती है। एंड कॉन्शियस लेवल, अब कॉन्शियस लेवल में पेशेंट परेशानी की कैफियत में होगा कि यार मुझे कुछ हो रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, एंग्जाइटी में होगा। तो दो चीजें नॉर्मल रहेंगी, दो चीजें इंक्रीज हो जाएंगी। अब इसके बाद अगर हम आगे आए तो अब हम थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड को हम कहते हैं मॉडरेट लेवल या ग्रेड 3। कौन सा? ग्रेड 3। और इसके अंदर होता है, शाबाश आपने अभी बताया भी था हमें, 30 to 40% ब्लड लॉस है और ये मॉडरेट किस्म का हेमरेज है। एंड इसमें लैक्टिक एसिडोसिस को क्या होगा? ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, पॉजिटिव पे होगी। हाँ जी, पल्स रेट अगेन इंक्रीज होगा। ब्लड प्रेशर जी कोई बता सकते हैं? माइल्ड हाइपोटेंशन होगी, माइल्ड डिक्रीज अब स्टार्ट हो जाएगा। अब जब ब्लड प्रेशर गिरना शुरू हो गया ना, इसका मतलब है कि शॉक सिवियरिटी पे जा रहा है। रेस्पिरेटरी क्या होगा? ग्रॉसली इंक्रीज्ड होगा। यूरिन आउटपुट कम होना शुरू हो जाएगा, माइल्ड लेकिन रिड्यूस्ड कह लें आप इसको कि यूरिन आउटपुट माइल्डली रिड्यूस्ड होगा। एंड कॉन्शियस लेवल बताइए। नाउ पेशेंट अब बेहोशी नहीं मदहोशी बेहोशी की तरफ जा रहा होगा, ड्राउजी हो जाएगा। ठीक हो गया? फिर उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है ग्रेड 4 हेमरेज, जो कि मोर देन 40% ब्लड लॉस है एंड इट इज ऑब्वियसली स्वेयर, मॉडरेट नहीं है ना माइल्ड है। इसके अंदर लैक्टिक एसिडोसिस कैसी होगी बताइए? ज्यादा हो जाएगी। पल्स रेट कैसा होगा? ड्रॉप कर जाएगा। नहीं, हार्ट रेट बढ़ता ही है, पल्स रेट इंक्रीज ही करेगा। ब्लड प्रेशर स्वे डिक्रीज्ड, चंगा भला कम हो जाएगा। पहले फर्ज करें 110/70 तक आया था, अब 90/50। रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेशन लेबर्ड हो जाएगी, लेबर्ड रेस्पिरेशन होगी, अब वो सांस सही तरीके से ले नहीं पा रहा होगा। यूरिन आउटपुट बताइए। ओहो, यूरिन आउटपुट को क्या होगा? एंड यूरिया हो जाएगा। पेशेंट का यूरिन आउटपुट बिल्कुल खत्म हो जाएगा और इसमें पेशेंट का कॉन्शियस लेवल क्या हो जाएगा? कोमाटोस्ट। समझ आ गया? और जो ये इसके बाद पेशेंट अनकंपनसेटेड फेज में चला जाएगा और उसके बाद फिर सर्वाइवल के चांसेस कम है, क्योंकि इसके बाद यूजुअली पेशेंट का ऑर्गन फेलियर स्टार्ट हो जाएगा। और हाइपोटेंशन और हाइपोवोलेमिया की वजह से जो सबसे पहली चीज जो फेल होने वाली होती है उसे हम क्या नाम देते हैं बताइए? किडनी फेल होगी और पेशेंट विल गो इनटू डिस्ट्रेस। जी शाबाश। इसके अंदर याद रखिएगा कि ये जो ग्रेड 2 से लेके ग्रेड 4 तक हैं ये डिकम्पनसेटेड शॉक्स हैं। इसमें कंपनसेशंस काम नहीं कर रही क्योंकि पेशेंट की जो वैल्यूज हैं वो अब हमें चेंज होते हुए नजर आना शुरू हो गई हैं। ठीक हो गया बेटे? तो ये हो गई आज का यहाँ तक। ओके, नाउ जस्ट